आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल मेरी साइंस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। बच्चे, आपके यूपी एनएचएम एनएम 17,000 प्लस वैकेंसी के एग्जाम के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। अब तो आपके पास एक दिन से भी कम का समय बचा हुआ है बच्चे, तो चलिए देरी ना करके अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, वो दिया हुआ है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन को कब तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। आपको ये बताना है कि जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है उसे केंद्र सरकार ने कब तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2025, 2026, 2027 या फिर 2028। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। यहाँ पर वर्ष 2026 तक केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत को कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया। आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत को कुपोषण मुक्त रखने का लक्ष्य कब तक रखा गया। इसको ऑप्शन दिया गया 2022, 2023, 2024 या फिर 2025। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाता है 2022। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, आंगनबाड़ी के कार्यों में शामिल है। आपको ये बताना है कि आंगनबाड़ी के कार्य में क्या क्या शामिल है। टीकाकरण, पूरक आहार वितरण, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी सेवाएं या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करेंगे, आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है बच्चे। टीकाकरण, पूरक आहार वितरण, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संबंधी सेवा, ये सब आंगनबाड़ी के कार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपको बताना है आपका जो यूनिसेफ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो बच्चे, यूनिसेफ या फिर यूसैड हो गया, इन सब का जो फुल फॉर्म है उनसे रिलेटेड वीडियो हमने बनाया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जा करके प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हैं। तो अगर यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो बच्चे आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बाल अपराध की उम्र कौन सी है। इसको ऑप्शन है 7 साल, 11 साल, 16 साल या फिर 17 साल। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है 11 साल। बाल अपराध की जो उम्र है बच्चे वो कितनी है, 11 साल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है। आपको बताना है कि अगर मादा क्यूलेक्स मच्छर काट लेता है तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है। मलेरिया है, आपका फाइलेरिया है, काला जार है, फिर डेंगू बुखार है। तो बच्चे, जो मादा एनाफ्लीज काटता है तब तो आपको मलेरिया हो जाता है, लेकिन अगर क्यूलेक्स मच्छर काटता है जो कि फीमेल क्यूलेक्स, तो उससे फाइलेरिया होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। दोनों में मतलब कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ऐसा पूछ ले क्वेश्चन कि मादा एनाफ्लीज, तो उससे क्या होगा आपका मलेरिया, और मादा क्यूलेक्स तो आपका फाइलेरिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टी बाइंडर को किस स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। टी बाइंडर जो होता है उसे किस स्थान पर यूज किया जाता है। कान पर, सिर पर, रेक्टस या फिर पेरिनियम या फिर जांघ पर। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, आपको ऑप्शन बी सही जाता है। जो आपका रेक्टस पेरिनियम होता है वहां पर टी बाइंडर का यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया को करने से पहले इस्तेमाल की जाने वाली प्रथम वस्तु क्या है। कोई भी अगर सर्जिकल प्रक्रिया करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टोपी, मुखौटा, दस्ताने या फिर गाउन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है, दस्ताने। चलिए, मतलब वही आपका जो ग्लव्स हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एंटी इमेटिस दवा इस्तेमाल की जाती है। आपको बताना है कि जो एंटी इमेटिस दवा है वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। दस्त में, उल्टी में, कब्ज में या फिर डिहाइड्रेशन, आपका निर्जलीकरण में। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही जाता है। यहाँ पर उल्टी में एंटी इमेटिस दवा का यूज किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ड्रॉपलेट संक्रमण फैलता है खांसी से, छींकने से, ए और बी दोनों से, या फिर संक्रमण दूषित पदार्थ से। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है, ए और बी दोनों से। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अस्पताल के दो मित्रों नहीं बच्चे, यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर बिस्तरों होना चाहिए। दो बिस्तरों मतलब बेड की बताई जा रही, दो बिस्तरों के बीच की आदर्श दूरी क्या है। कि जो दो बेड होते हैं हॉस्पिटल में, तो एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी बताई गई है या फिर मानक रखा गया है वो कितना है। तो इसको ऑप्शन है 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट या फिर 10 फीट। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ये सही हो जाता है 4 फीट। 4 फीट है
मतलब अस्पताल में 2 बिस्तर के या 2 बेड के बीच की दूरी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर विभिन्न सामानों तथा उपकरणों के रख रखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसको ऑप्शन दिया हुआ है आपका, महिला स्वास्थ्यकर्ता की, नर्स श्रेणी द्वितीय की, नर्स श्रेणी प्रथम की या फिर चिकित्सक की। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पल्स पोलियो अभियान का प्रसिद्ध नारा है 2 बूंद डॉट डॉट की। तो आप सभी को ये पता होगा, जो पल्स पोलियो का नारा है बच्चे, वो है 2 बूंद जिंदगी की। ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्षय रोग होगा यहाँ पर। हाय, ये थोड़ा लिखने मिस्टेक हुआ है बच्चे, ये आपका क्षय रोग है। क्षय रोग किस रोग से ग्रसित मरीजों में ज्यादा पाया जाता है? आपको ये बताना है, जो आपका टीबी रोग होता है वो किस रोग से ग्रसित पेशेंट में जो है बहुत ज्यादा पाया जाता है? HIV, अंधता, गुर्दे के संक्रमण या फिर हृदय रोग। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे, आपको ऑप्शन ये सही हो जाता है यहाँ पर, HIV। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मोतियाबिंद से आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? जब मोतियाबिंद हो जाता है तो उसमें जो हमारे आंख का कौन सा पार्ट है बच्चे जो इफेक्टिव होता है? तो पुतली है, लेंस है, आइरिश है, फिर रेटिना है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, समुदाय में दौरे पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए क्या सुझाव देती हैं? खराब पड़े सामान में पानी के भराव को रोकें, कीटनाशक का छिड़काव, पूरी माह के कपड़े और मच्छरदानी का प्रयोग या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सही जाता है, क्योंकि ये सारे सुझाव जो है वो महिला स्वास्थ्यकर्ता वेक्टर जनित रोग की रोकथाम के लिए देती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, शरीर का कौन सा भाग ये आपका होगा उदरीय एवं कक्ष गुहा बच्चे, ये थोड़ा सा आप सही इसको मतलब समझ लीजिए, उदरीय एवं कक्षीय गुहा होगा आपका, ये कच्ची नहीं एवं कक्षीय गुहा। उदरीय एवं कक्षीय गुहा को अलग करता है, शरीर का कौन सा भाग है जो उदरीय एवं कक्षीय गुहा को अलग करता है? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, यकृत, डायफ्राम, प्लीहा या फिर पसीना। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी सही जाता है, सॉरी बी सही जाता है यहाँ पर, डायफ्राम। जो डायफ्राम है बच्चे वो आपकी उदरीय और कक्षीय गुहा को, या फिर समझ लीजिए इसे इंग्लिश में गुहा को कैविटी कहते हैं, उसको अलग करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वार्षिक पैरासाइट दर संबंधित है। ऑप्शन है मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या फिर टिंक फीवर। तो इस क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन ये सही जाता है यहाँ पर, मलेरिया। वार्षिक पैरासाइट दर है जो वो मलेरिया से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, HIV की जांच के लिए रैपिड टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? HIV का अगर रैपिड टेस्ट करना है तो उसकी जांच के लिए किसका सैंपल लिया जाता है? ब्लड का, रक्त हो गया आपका बच्चे यहाँ पर, पेशाब हो गया या फिर मल हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो इसे आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा बच्चे, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ये सही हो जाता है, रक्त का। बाकी ये आपका थूक होना चाहिए, ठोक लिख गया बच्चे, ये थूक होना चाहिए। तो रक्त, थूक, पेशाब या फिर मल में से आपका कौन सा सैंपल लिया जाएगा? आपका रक्त मतलब ब्लड लिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, कृमि संक्रमण से बचाव के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है, नाखूनों को साफ करना चाहिए, चप्पल पहनना चाहिए, साफ शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ पर, ये सभी उपाय जो हैं वो करने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि HIV संक्रमण विंडो पीरियड होता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर 6 महीना। ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पर, 3 महीना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रोजेस्टासर्ट उदाहरण है हार्मोन अंतर्गर्भाशयी साधन का, कॉपर युक्त अंतर्गर्भाशयी साधन का, पारे युक्त अंतर्गर्भाशय साधन का, या फिर अस्थायी गर्भ निरोधक अंतर्गर्भाशय साधन का। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चों, ऑप्शन ये आपका सही हो जाता है, हार्मोन अंतर्गर्भाशय साधन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से अंतर्गर्भाशय कला गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग का सबसे प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? असामान्य रक्तस्राव, वंध्यता, गैस्ट्रिक अल्सर या फिर दर्द। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है यहाँ पर, असामान्य रक्तस्राव। जो अंतर्गर्भाशय कला गर्भ निरोधक साधन के उपयोग का सबसे बड़ा जो या फिर सबसे मेन दुष्प्रभाव क्या होता है उसका, तो उसमें क्या होता है, इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, मतलब असामान्य रक्तस्राव होने लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, महिला स्वास्थ्यकर्ता द्वारा घर घर जाकर लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने की विधि कहलाती है? गृह मुलाकात, गर्भ निरोधक, टीकाकरण या फिर जनसांख्यिकी? तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है, गृह मुलाकात। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मलेरिया की रोकथाम के हेतु किए जाने वाले वेक्टर प्रबंध के उपयोग में शामिल है। ऑप्शन दिया हुआ है इसका, आंतरिक विशिष्ट छिड़काव, लार्वा को नष्ट करने हेतु विभिन्न जैविक तथा रासायनिक विधियों का उपयोग, जनसाधारण को कीटाणुनाशक उपचारित या फिर मच्छरदानियों का उपयोग करने की सलाह, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है, लार्वा को नष्ट करने हेतु विभिन्न जैविक तथा रासायनिक विधियों का उपयोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, घर घर जाकर दवा पिलाना यह गतिविधि किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित की जाती है? यहाँ पर होगा आपका संपादित की जाती है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम या फिर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। इसमें पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, घर घर जाकर दवा पिलाना जो है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संपादित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर विजिट के दौरान ऐसे घर जिनमें 0 से 5 वर्ष तक का कोई बच्चा दवा पीने से छूटा रह गया हो तो उन घरों के बाहर क्या लिखा जाता है? अगर किसी घर में कोई 0 से 5 साल तक का कोई बच्चा है जो कि दवा पीने से अगर छूट गया हो तो उनके घर के बाहर क्या लिखा जाता है? PCX या फिर ये। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है बच्चे, एक्स लिखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, प्रायः कितनी जनसंख्या पर एक आशा का चयन किया जाता है? इसको ऑप्शन दिया हुआ है 500, 1000, 5000 या फिर 10,000। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर 10,000। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ यहाँ पर, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोवी होगा बच्चे यहाँ पर गोवी नामक रणनीति बनाई है? यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन ये सही हो जाता है यहाँ पर, यूनिसेफ। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है? रात्रि अंधता, स्कर्वी या फिर बेरी या फिर पेलेग्रा। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको ऑप्शन ये सही हो जाता है बच्चे, रात्रि अंधता। रात्रि अंधता किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। आपका बाकी सी से स्कर्वी, V1 से वेरी ये सब तो आप लोग जानते होंगे और ये भी आपको पता होगा जिसे आप लोग रतौंधी बोलते हैं, रात्रि अंधता। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से किस विटामिन का अन्य नाम राइबोफ्लेविन भी? आपको ये बताना है कि किस विटामिन को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपका, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 या फिर विटामिन B9। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे बच्चे आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर, विटामिन B2। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? वेरी क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं वेरी। जो आपका विटामिन 3 है इसे बोलते हैं नियासिन। क्या बोलते हैं इसे? नियासिन। और विटामिन B9 को फोलिक एसिड या फिर फोलेट भी बोलते हैं। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, मतलब जो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप आपका कौन सा जो सबको ब्लड दे सकता है? सबको पता होगा, आपका O है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है। चलिए अगले और यहीं पर सर्वग्राही की बात कर लेंगे, जो सबसे ले सकता है वो आपका A भी ले सकता है। और दे कौन सकता है सबको? आपको वो सबको दे सकता है और A भी सबसे ब्लड ले सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सर्वाइकल कशेरुकाओं की संख्या कितनी? वही जो आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है उसकी संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 7 होती है बच्चे। सर्वाइकल आपके 7 होते हैं और जो आपका थोरेसिस होता है वो कितना होता है? 12 होता है। लंबर आपका 5 होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है 7। सर्वाइकल कशेरुक या फिर सर्वाइकल वर्टिब्रा कह लीजिए, उसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, नीचे दिए गए वाक्यों में ह्यूमरस अस्थि के बारे में सत्य कथन, ह्यूमरस जो आपका बोन होता है, आपके हाथ का बोन होता है, उसके बारे में सही कथन क्या है? या अस्थि मतलब वही आपका बोन हो गया, उस हिंदी में अस्थि कह रहे हैं, कंधे एवं कोहनी के बीच में पाई जाती है, या अस्थि कोहनी एवं कलाई के बीच में पाई जाती है, या अस्थि टांग के, ये अस्थि कर लीजिएगा यहाँ पर, ये अस्थि टांग के घुटने एवं
टांग के घुटने योम एड़ी के मध्य पाई जाती है, योम एड़ी के मध्य पाई जाती है, या फिर यह अस्थि खोपड़ी में पाई जाती है। तो आप सभी को पता होगा जो ह्यूमरस होता है हमारा, वो बच्चे शोल्डर और जो हमारी एल्बो होती है, कंधे और कोहनी के बीच में पाई जाती है, जो बोन होती है हमारी ह्यूमरस। आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यूरिया मानव शरीर में पाए जाने वाला एक उत्सर्जी पदार्थ है, इसका निर्माण किस अंग द्वारा होता है? आपको ये बताना है कि जो यूरिया है वो तो सबको पता है हमारे बॉडी का कैसा पदार्थ है, उत्सर्जी है, लेकिन इसका निर्माण कहाँ होता है? ब्लड में, इंटेस्टाइन में, किडनी में या फिर लीवर में। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पर, लीवर में। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत मतलब लीवर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पर, निम्न में से पाचक एंजाइम नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से पाचक एंजाइम कौन सा नहीं है? लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज, इंसुलिन। तो आप सभी को दिख रहा होगा इंसुलिन जो है वो हार्मोन है बच्चे, वो एंजाइम नहीं है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ पर, इंसुलिन। ये अग्न्याशय मतलब कि जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड होता है उसके बीटा सेल से निकलता है आपका इंसुलिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मानव शरीर में पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स किस कार्य में सहायक होते हैं? आपको ऑप्शन दिया, देखने की प्रक्रिया में, सुनने की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में, फिर मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में। तो जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है यहाँ पर, मूत्र निर्माण में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे दिया हुआ है, मुंह की उपयुक्त देखभाल के अभाव में व्यक्ति में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? जीभ का पर्दा, मसूड़ों का पर्दा, धातु का गिरना या फिर ये सभी। तो ये सभी प्रॉब्लम जो हैं वो मुंह की उपयुक्त देखभाल के अभाव में हो सकते हैं। मतलब कि अगर सही से अपने कोई भी आपके मुंह के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उसको नहीं डॉक्टर को दिखा रहे हैं, किसी चिकित्सक को नहीं दिखा पा रहे हैं अच्छे से, तो आपका जीभ का पर्दा, मसूड़ों का पर्दा, दांत बिगड़ने लगेंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में से जीभ का संक्रमण कहलाता है? जिंजीवाइटिस, ग्लोसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया या फिर पायरिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चे आपको ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर, ग्लोसाइटिस। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर, बिस्तरी स्नान से आप क्या समझते हैं? बिस्तरों को स्नान करवाना, मरीज को बिस्तर पर स्नान करवाना, रोगी को विस्तार से उठाकर टॉयलेट में स्नान करवाना या फिर ये सभी। तो इसको ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका यहाँ पर, मरीज को बिस्तर पर स्नान करवाना ही आपका बिस्तरी स्नान कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्न में से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रोगी में पाए जाने वाला लक्षण कौन सा है? इसको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें रोगी कभी उन्माद में रहता है तो कभी अवसाद में रहता है। रोगी में अचानक दौरे पड़ना, एकाएक आवाज का बंद हो जाना, हाथ पांव में लकवा मार जाना, व्यक्ति को अकारण ही किसी वस्तु या स्थान से डर लगना, व्यक्ति के मन में बार बार निरर्थक विचारों का आना तथा उनके अनुरूप कार्य करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है बच्चे वो सही हो जाता है यहाँ पर आपका, व्यक्ति के मन में बार बार निरंतर विचार का आना तथा उनके अनुरूप कार्य करना। ये क्या है? ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रोगी में पाए जाने वाला लक्षण है। यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अवसाद के दौरान व्यक्ति का गतिविधि स्तर कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अप्रभावित रहता है, फिर बढ़ या घट सकता है? तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ये कम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, निम्न में वृद्धावस्था के दौरान किस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है? हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तदाब, कैंसर, डायबिटीज, शुगर वही हो गया का, ये सभी जो है बच्चे ये क्या है, जब ज़्यादा एज हो जाता है वृद्धावस्था में ये सब बीमारी अक्सर हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्षय रोग टीबी की रोकथाम हेतु कौन सा टीका लगाया जाता है? आपको ऑप्शन ये सही हो जाता है यहाँ पर, बीसीजी। क्षय रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चे, रोकथाम के प्राथमिक स्तर से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि रोकथाम क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, किसी रोग के होने से पहले उसकी रोकथाम हेतु किए जाने वाले उपाय, किसी रोग का शुरुआती अवस्था में पता कर उसका उपयुक्त उपचार, या फिर किसी रोग के शुरुआती अवस्था में आगे बढ़ जाने के बाद अपंगता की रोकथाम हेतु उपाय, या फिर उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ये सही हो जाता है, किसी रोग के होने से पहले उसकी रोकथाम हेतु किए जाने वाला उपाय क्या है? आपका रोकथाम का प्राथमिक स्तर। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर हमारा क्लास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने
दोस्त में शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब यही अंतिम टाइम है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, केवल रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, अगर वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं तो ज़रूर आप उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। आप सभी ज़रूर सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।